हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। बेटा, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्स के बिट क्वेश्चन। 120 तक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, अब हम कर रहे हैं उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ। बेटा, सैलरी वाले चैप्टर में आरपीएफ और यूआरपीएफ को डिटेल में आपको मैंने समझाया हुआ है। इसमें क्या कहा था कि यूआरपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है, यूआरपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, वो उस साल में टैक्सेबल नहीं है जिस साल वो कंट्रीब्यूशन किया गया है। तो हम लिखेंगे नॉट टैक्स इन ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है। ये टैक्सेबल कब होता है? मेच्योरिटी, जब ये पैसा हमें मिलता है तब होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछा है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ एग्जम्प्ट होता है। एग्जम्प्ट कहना तो ठीक नहीं होगा, टैक्सेबल होता है पर मेच्योरिटी होता है। 10% ऑफ एम्प्लॉई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इज एग्जम्प्टेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2/5 ऑफ द सैलरी, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। और फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल अभी कहना भी ठीक नहीं होगा। तो सही जवाब है इसका कि मेच्योरिटी पे ये फुल्ली टैक्सेबल है, सालाना इसका टैक्सेबिलिटी नहीं है। अब ऐसे में हम क्या आंसर करें? तो मैंने आपको इसका देखो मेन जो आंसर है वो तो समझा दिया है। अब सिर्फ इस बात के लिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटा जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईयरली टैक्सेबिलिटी पूछी जाती है। और ईयरली टैक्सेबिलिटी के लिए हम कह सकते हैं कि ये इस साल टैक्सेबल नहीं है, तो हम इसको एग्जाम बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि एग्जाम बताना पूरा तो सही नहीं होगा, बट अगर एक ऑप्शन चुनना ही है तो आप इसे चुनें। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 122। इफ ए डोमेस्टिक सर्वेंट इज इंगेज बाय द एम्प्लॉयर, इंगेज किसने किया है? एम्प्लॉयर ने। एंड सैलरी इज पेड बाय हिम, सैलरी भी एम्प्लॉयर ही दे रहा है। द परक्विजिट, तो परक्विजिट क्या होगा, किसके लिए टैक्सेबल होगा? तो देखिए इसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, मैं बता देता हूँ आपको। डोमेस्टिक सर्वेंट की अगर बात है तो अगर डोमेस्टिक सर्वेंट कंपनी ने ही अपॉइंट किया, ठीक है, कंपनी ने ही अपॉइंट किया और कंपनी ही उसको सैलरी दे रही है, तब तो ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। ठीक है, और अगर आपने एम्प्लॉयड किया है, एम्प्लॉय ने उसको अपॉइंट किया है और कंपनी उसका रियम्बर्समेंट कर रही है, तो फिर ये सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है कि कंपनी ने लगाया और कंपनी ने पेमेंट किया, तो हम कहेंगे ये टैक्सेबल है सिर्फ तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, इनमें से कौन सा सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है? सैलरी रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ, नहीं एमएलए की सैलरी तो अदर सोर्स में आती है। कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यस ये तो सैलरी में आएगा। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है फैमिली पेंशन रिसीव, फैमिली पेंशन अदर सोर्स में आती है। और तीसरा कह रहा है बोथ ए एंड बी, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें बी। अगर एम्प्लॉय डायरेक्टर, ध्यान रहे डायरेक्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक फुल टाइम डायरेक्टर जो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है और एक पार्ट टाइम या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आता है। यहाँ पे एम्प्लॉय वर्ड लिखा है, इसका मतलब हम मान रहे हैं कि होल टाइम डायरेक्टर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है? Who among the following is a specified employee? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है? तीन लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होती हैं, एक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, दूसरा जिसकी मॉनेटरी इनकम 50,000 से ज्यादा हो पूरे साल की, ठीक है, और तीसरा जिनकी जो कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है, मतलब 20% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर है। तो पहला कह रहे हैं डायरेक्टर, यस। दूसरा कह रहे हैं एम्प्लॉय ड्रॉइंग सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, मतलब सालाना तो 50,000 से ऊपर होगी, तो ये भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। और तीसरा कह रहा है कि जिसके पास 10% इक्विटी नहीं, 10% इक्विटी वाला नहीं। इसका मतलब ए और बी दोनों है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ए एंड डी बोथ आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट accruing to a particular employee by virtue of his employer's
contribution to recognized provident fund is 12.5% per annum. In such case, अगर 12.5% की रेट से आपको आरपीएफ पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। हमने पढ़ा हुआ है कि 9.5% तक इंटरेस्ट क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। आपको मिल रहा है 12.5, एग्जम्प्ट होता है 9.5, तो इसका मतलब 3% टैक्सेबल आप कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट टैक्सेबल, टोटल एग्जाम 10% टैक्सेबल, 3%, तो 3% हमारा टैक्सेबल होगा। आंसर हो जाएगा डी, 3% इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126। स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 16(2) फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस। अच्छा क्वेश्चन है। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप इसमें बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। गलती क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ी हुई है 3 चीजें, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट लिखा है, 20% ऑफ बेसिक लिखा है और 5000 मैक्सिमम लिखा है, तो आप सीधा निशान लगा देंगे 5000 पे, पर वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें बोला है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जबकि एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही अलाउ होते हैं, तो हम कहेंगे नील, कोई अमाउंट टैक्स फ्री नहीं है नॉन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, तो नील लिखेंगे हम। ये बात ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चले चलिए क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट बीइंग स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड बाय द कंपनी। ईएसओपी और स्वेट इक्विटी शेयर का ट्रीटमेंट आपको बताया हुआ है। वैल्यूएशन कैसे करते हैं, एफएमवी, जिस दिन हमें शेयर मिले, हमने जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया, याद है आपको? मैंने इसमें कई चीजें बताई थी आपको कि एक डेट वो होती है जिस दिन हमें ऑप्शन मिलता है, एक डेट वो होती है जिस दिन हमें ऑप्शन मिलता है, एक डेट वो होती है जिस दिन हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, दूसरी डेट वो होती है जिस दिन हमें शेयर्स अलॉट होते हैं। हम कौन से डेट की एफएमवी लेते हैं, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया, और माइनस कर देते हैं ऑफर प्राइस या जितने में हमें मिला है, तो जो बैलेंस बचता है वो हमारे लिए टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन ऑफ द शेयर इज ऑन द डेट व्हेन द ऑप्शन इज एक्सरसाइज, बिल्कुल, बाय द एम्प्लॉई एंड रिड्यूस बाय द अमाउंट पेड, बिल्कुल ठीक है। ए ही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है, नेट एनुअल वैल्यू एनएवी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अरे बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे दिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी क्या होती है, नील होती है, ठीक है, एकदम सीधा शॉर्ट बताया हुआ, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। डन। वन आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जम्प्टेड। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एग्जम्प्ट नहीं है? हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी एग्जम्प्ट होती है। हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर द पर्पज ऑफ ओन बिजनेस, खुद के बिजनेस में, इसका बिजनेस टेनेंट था। अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वर्ड काम में लिया गया है ओन बिजनेस। हम किराएदार को जब प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं, उसके बाद वो कुछ भी करे, हमें उससे क्या मतलब है? अगर हमने कमर्शियल प्रॉपर्टी दी है तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस ही करेगा। हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी है तो वो रहने का काम करेगा, पर उससे हमारी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो रेंटल इनकम ही आ रही है, तो ये हमारे लिए टैक्सेबल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में एग्जम्प्ट नहीं है? ये बिल्कुल एग्जम्प्ट नहीं है, बिल्कुल हमारे लिए टैक्सेबल है इसकी इनकम। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, ए हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, एक प्रॉपर्टी जो इंडिया से बाहर है, ठीक है, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल असेसी, क्या वो सबके लिए टैक्सेबल है? नहीं, सबके लिए तो नहीं होगा ना, नॉन रेजिडेंट के लिए कैसे होगा? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट असेसी, बिल्कुल। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, रेजिडेंट असेसी के लिए, चाहे इनकम कहीं भी हो, सारी इनकम टैक्सेबल होती है, तो हम कहेंगे कि रेजिडेंट ऑर्डिनरी असेसी के लिए इंडिया से बाहर वाली प्रॉपर्टी भी टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131। रिडक्शन अंडर सेक्शन 24A क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन बताया हुआ 30% ऑफ एनएबी। तो देख लेते हैं 30% ऑफ नेट वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ए ही ऑप्शन हो जाएगा, 30% ऑफ एनएबी पहला ही ऑप्शन है, याद है आपको? हाउस प्रॉपर्टी में हम दो ही डिडक्शन देते हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं और दूसरी क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की देते हैं, 24A और 24D।
तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 30% ऑफ एनएवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अलाउेबल। प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड आपको याद है 24B में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक प्री कंस्ट्रक्शन और एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री की जो छूट मिलती है बेटा वो मिलती है 1/5 टिल 5 ईयर, और ये मिलती है एनुअली, हर साल का जितना बनता है उतने की छूट मिल जाती है। तो हमसे पूछा प्री का, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर इन विच इट वाज इनकर्ड। नहीं, जिस साल खर्चा हुआ उस साल से थोड़ी मिलते हैं ये 5 साल। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है, आपको सिर्फ ये ही याद नहीं करना होता कि 1/5 डिडक्शन मिलती है, आपको ये भी याद करना होता है, ये भी समझना होता है कि 1/5 कब से मिलती है। ये 1/5 मिलती है फ्रॉम द ईयर इन विच हाउस कंप्लीटेड। जिस दिन घर बनके तैयार हो जाता है उस ईयर से हमें ये डिडक्शन मिलना स्टार्ट होती है। तो जिस साल इंकर्ड हुआ उस साल मिलना तो गलत हो जाएगा। ईयर इन विच इंकर्ड पूरा का पूरा उस साल मिल जाए, नहीं, ये भी गलत है। इन द ईयर इन विच हाउस प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड मिलेगी, पर 1/5 मिलेगी, इन्होंने 1/5 नहीं लिखा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। हम कहेंगे नन ऑफ दी अब। सही ऑप्शन क्या होगा, 1/5 5 साल तक उस साल से जिस साल घर बन के तैयार हुआ। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 133, फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग हायर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। हायर क्या है भाई, एक 30,000 की है और एक 2 लाख, तो यहाँ पे हायर का मतलब 2 लाख की है। While computing the income of a self-occupied property, assessee is required to take। आपको लोन कब लेना चाहिए कि आप 2 लाख की डिडक्शन क्लेम कर सकें, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। तो लोन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको प्रोविजन याद है तो आप बड़ा आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहे हैं, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग की। सबलेटिंग के लिए स्पेशली बताया हुआ है, एचपी में इनकम आने के लिए ओनरशिप का होना जरूरी है, और अगर ओनरशिप नहीं है, आप सबलेट कर रहे हैं, तो वो अदर सोर्स में जाएगी। तो पहला एचपी में, दूसरा कह रहे हैं अदर सोर्स में, बिल्कुल बी ऑप्शन सही रहेगा, ये इनकम चली जाएगी आपकी अदर सोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 135, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, मतलब कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इज नॉट अवेलेबल। कब अवेलेबल नहीं होगी, एसडी होती है 30% ऑफ एनएवी, ये कब नहीं मिलेगी। ऑप्शन है जब एनुअल वैल्यू 0 हो, बिल्कुल 0 होगा तो कैसे मिलेगी, ठीक है ये आंसर। नेट एनुअल वैल्यू इज पॉजिटिव, नहीं, पॉजिटिव हुआ तो मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी। नेट एनुअल वैल्यू इज 0 और नेगेटिव, ये हमारा ज्यादा बढ़िया आंसर रहेगा। अगर आपकी एनएवी 0 है तो भी नहीं मिलेगी, और नेगेटिव है तो भी नहीं मिलेगी। तो हम कहेंगे नेट एनुअल वैल्यू 0 और नेगेटिव, इन दोनों ही केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है। ओके, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और उसके बाद डिसाइड करें क्या करें। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज और नॉट अलाउड इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट के केस में इनमें से कौन सी डिडक्शन नहीं मिलती है, न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउंस, रिपेयर और वैकेंसी अलाउंस, कोई सी भी नहीं मिलती है, कोई भी नहीं मिलती है। वैसे भी हमें किसी खर्चे की तो छूट मिलती नहीं है, सारे खर्चे स्टैंडर्ड डिडक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, और वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी तो होगी कहाँ से, डीम टू बी लेट आउट का मतलब तो वैसे ही है कि वो पूरे टाइम पे प्रॉपर्टी खाली ही थी। ठीक है, फिर भी हम उसको लेट आउट मान रहे हैं, तो वैकेंसी का तो मतलब ही नहीं, हम कहेंगे ऑल ऑफ दी अब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, Which of the following is not allowed as a deduction for computation of business income। आपने गौर किया हो, अगर ध्यान से देखा हो, तो यहाँ तक एचपी के क्वेश्चन चल रहे थे और अब बीएनपी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, इनमें से कौन सा खर्चा है जो अलाउड नहीं होगा बिजनेस इनकम निकालते टाइम। लॉस इनकर्ड ड्यू टू थेफ्ट अलाउ होते हैं, एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉस, यस, एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉस जो फ्यूचर में होने वाले हैं या हो सकते हैं, नहीं, फ्यूचर लॉस की कभी डिडक्शन नहीं मिलती है। लॉस वही अलाउड होते हैं जो हो चुके हैं वाकई में, इसलिए ये अलाउड नहीं होगा।
चलिए भी आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन एवरी बिजनेस। हाँ, हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या करते टाइम पे ये सारे खर्चे होते हैं। व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। 35D में कौन कौन से खर्चे आते हैं? पहला बोला है एक्सपेंसेस फॉर ड्राफ्टिंग एमओए और एओए, यस आता है। पेमेंट ऑफ ड्यूटी एट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के खर्चे वो भी आते हैं। एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये भी आते हैं, सारे ही खर्चे आते हैं। तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे ही खर्चे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए कंपनी for the purpose of promoting family planning among its employees being a capital nature। आपको याद होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो बेटा, सेक्शन 36 में हमने ये पढ़ा था और दो खर्चे पढ़े थे, एक रेवेन्यू नेचर पढ़े थे, एक कैपिटल नेचर पढ़े। रेवेन्यू में हमने कहा था 100% अलाउड है और कैपिटल में हमने कहा था 1/5 till 5 years अलाउड होते हैं। ठीक है, और ये छूट सिर्फ किसको मिलती है? कंपनी एसएससी को मिलती है, ये इसकी खास बात है। अब यहाँ पे तो सीधा इन्होंने दे ही दिया कि इंकर्ड किए हैं किसने? कंपनी ने। ठीक है, तो इसका मतलब एलिजिबल तो है। खर्चे कैसे हैं? कैपिटल नहीं, इसका मतलब 1/5 मिलेगा 5 साल। तो ऑप्शन देख लो, 1/5 का एक ही ऑप्शन है, 1/5 एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन इन द 1/5 अलाउ हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, 1/5 अलाउ हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 140। एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, वापस वैसा ही क्वेश्चन आ गया। इज एन अलाउंस एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1)(9) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन केस ऑफ। देखो आ गया ना वही क्वेश्चन, मैंने कहा था ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म और कंपनी किसको मिलता है? कंपनी को मिलता है, वही सब पता है। तो ये जो बातें होती है ना पहले से पता चल जाती है कि स्पेशल बातें कि सब हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क लगाएं। क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD किसका है? 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहीं से बता देता हूँ, स्पेसिफाइड बिजनेस का है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस वन ऑफ देम, इनमें से कौन सा स्पेसिफाइड बिजनेस है ये पूछा है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी, यस ये तो स्पेसिफाइड है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग पावर प्लांट, नहीं पावर प्लांट नहीं है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट में, हम कहेंगे ए हमारा आंसर है। कोल्ड चेन फैसिलिटी पहला ही पहला पॉइंट है, 14 बिजनेस बेटा इसमें स्पेसिफाइड किए गए हैं, याद है आपको? वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, और बी कीपिंग, प्रोडक्शन ऑफ हनी, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, बहुत सारे हैं, 14 बिजनेस इसमें क्वालिफाई है। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी इसमें आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस का है। अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस प्रोवाइडेड सच बिजनेस कमेंस इट्स ऑपरेशन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009 सब्जेक्ट टू एन एक्सेप्शन। मतलब जो बिजनेस है वो 1/4/2009 से पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए, एक बिजनेस को छोड़, तो वो कौन सा है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हैं, अलग अलग डेट दे रखे, आप कितनी डेट याद करें? ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है तो उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन आ गया तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, जल्दी सुनिए। आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, पर ऐसे क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। इन केस ऑफ लॉस की हम बात करें, इन केस ऑफ लॉस ए पार्टनरशिप फर्म में क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेम्युनरेशन टू द पार्टनर। ठीक है, रेम्युनरेशन टू द पार्टनर कितना होता है? सेक्शन 40B पड़ा हुआ है और उसमें हमने कहा कि अगर बुक लॉस होता है तो भी हम 1,50,000 तक की छूट दे सकते हैं, 1,50,000 तक का रेनोवेशन तो दे सकते हैं। अब आप भागेंगे और सीधा कहेंगे साहब 1,50,000 नहीं, यहाँ पे ध्यान रखें 1,50,000 और एक्चुअल तो देखेंगे और हम कहेंगे विच एवर इज लेस, क्योंकि 1,50,000 कोई फिक्स अमाउंट नहीं है,
1,50,000 मैक्सिमम है। अगर आपने दिया ही मान लो 60,000 रुपए है पार्टी को, तो 1,50,000 अलाउ होंगे या 60,000 होंगे? 60,000 होंगे। अगर 1,50,000 से ज्यादा दिए होते तो 1,50,000 तक अलाउ होते। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है और ये एक्चुअल है, दोनों में जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन करना ठीक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 50, ये कोमा देखो, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, क्योंकि मिक्सिंग है, ठीक है, कोमा लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये 150 ही था मिक्सिंग। और रेमुनेशन पेड विच एवर इज लोअर, बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ये 150 था तो हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट कह रहा है 150 और 90%, नहीं ये तो नहीं होगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये बीच में देखो रुपीज के बाद में कोमा लगा हुआ, अगर आप देख पा रहे होंगे, इसका मतलब ये 150 ही था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 150 और रेमुनेशन पेड विच एवर इज लोअर। सीधा 150 करना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे मैक्सिमम नहीं पूछा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144। ब्लॉक ऑफ असेट इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज बाय एन अमाउंट व्हिच इज एक्चुअल कॉस्ट। बिल्कुल, जब कोई नई एसेट आती है हमारे ब्लॉक में तो हम एक्चुअल कॉस्ट से ब्लॉक को इंक्रीज कर देते हैं। बीइंग कवर्ड अंडर सेक्शन 35 एडी, अच्छा 35 एडी वाले में पूछा है। 35 एडी में तो हम 100% डिडक्शन ले लेते हैं ना, तो फिर ब्लॉक को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं, नील अमाउंट लिखेंगे, नील अमाउंट से ब्लॉक इंक्रीज होगा, क्योंकि हम 100% डिडक्शन ऑलरेडी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 देख लीजिए। ए पेमेंट ऑफ ₹25,000 इज मेड टू ए रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ऑन 20th February 2018 इन केस, अच्छा केस का पूछना चाह रहा है ये। कॉन्सिक्वेंटली द अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48 कहता है कि अगर आप किसी को 10,000 से ज्यादा का एक दिन में केस पेमेंट करते हैं तो डिसअलाउड होता है, पर वहीं पे 35,000 की एक लिमिट भी दे रखी है गुड्स ट्रांसपोर्टर के लिए। याद है आपको? जल्दबाजी ना करें कि आपने 10,000 से ज्यादा पढ़ा हुआ है, इसने 25,000 बोल दिया, पूरा 25,000 डिसअलाउड करो। जल्दबाजी ना करें। पेमेंट किसको हुआ है? रोड ट्रांसपोर्टर को, जिसको हम 35,000 तक केस दे सकते थे, हमने कितना दिया? 25,000। इसका मतलब ये टोटली अलाउड है, डिसअलाउड कुछ नहीं होगा, हम बोलेंगे नील अमाउंट डिसअलाउड। हम कहेंगे नील अमाउंट डिसअलाउड है, कोई भी अमाउंट डिसअलाउड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। अंडर सेक्शन 54 किसका है? याद है आपको? एग्जामिशन है। कौन से एग्जामिशन है? घर के बदले घर, आपको घर बेचना है और घर खरीदना है, तो आपको 54 की एग्जामिशन मिलती है। तो क्या क्वेश्चन क्या है पूछ लेते हैं। अंडर सेक्शन 54 कैपिटल गेन विल बी अलाउड एज एग्जामिशन इफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर इज हेल्ड फॉर। मतलब जो प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं, ये वाला घर जो हम बेच रहे हैं, ये कितने महीने होल्ड होना चाहिए? हमने पढ़ा हुआ है कि ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म कब होगा? जब ये 24 मंथ होल्ड होगा, मोर देन 24 मंथ। तो लेस देन 12, लेस देन मोर देन 12, लेस देन 36, मोर देन 24। हमारा आंसर हो जाएगा डी, मोर देन 24। समझ गया आप क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि ये एग्जामिशन क्लेम करने के लिए जो घर आप बेचेंगे उसे आपको कितने टाइम होल्ड करना है। अब ये कैसे पता चलेगा? हमने पढ़ा हुआ है ये डिडक्शन तभी मिलती है, एग्जामिशन तभी मिलती है जब आपको ट्रांसफर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब हुआ होगा? जब आप 24 मंथ से ज्यादा पुराने घर को होल्ड करें। डन? आगे देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है? कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल। स्लम सेल पे जो कैपिटल गेन होता है वो क्या हमेशा शॉर्ट टर्म होता है? नहीं। हमेशा लॉन्ग टर्म? नहीं। डिपेंड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल सेल बीइंग अंडरटेकिंग। बिल्कुल, अंडरटेकिंग जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं अंडर द स्लम सेल, उसके होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करेगा ना। अगर वो 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, अगर वो 36 मंथ तक है तो शॉर्ट टर्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148। While computing the capital gain on sale of immovable property, full value of consideration क्या होगी? Actual, okay, actual minus expenses on transfer, और actual consideration or stamp value of the property transfer whichever is higher, और stamp value of the property transfer क्या होगा भाई? याद है आपको? 50C सेक्शन था हमारा
सेक्शन 53 रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन का, जिसके अंदर कहा था हमने कि जितनी वैल्यू हम डिक्लेयर करेंगे वो या स्टाम्प वैल्यू विच एवर इज हाई, वो हमारी सेल्फ कंसिडरेशन होगा। तो हम ले रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी acquired through gift covered under section 49 49(4) में हम जो प्रॉपर्टी अक्वायर करते हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, आप सब इस क्वेश्चन को डेफिनेटली गलत करेंगे अगर आपने इसको इन डेप्थ नहीं पढ़ा है। कैसे? आपने पढ़ा कि अब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कैपिटल असेट है और हमें गिफ्ट मिली, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? गिफ्ट का नाम सुनते ही आपके पास एक माइंड में आता है कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर आता है। तो आप जाएंगे और इनमें से एक्चुअल कॉस्ट एक्विजिशन ऑफ द आप पहला ऑप्शन टिक कर देंगे, पहला ऑप्शन पर वो करना बिल्कुल गलत होगा बेटा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 49(4) बोला गया है। 49(4) में वो गिफ्ट आते हैं जो पाने वाले के लिए टैक्सेबल थे। मतलब समझना ध्यान से कि ए ने अपने फ्रेंड बी को, याद है आपको मैंने करवाया था ऐसा, ए ने एक घर खरीदा था सपोज 4 लाख और इसने अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो गिफ्ट कर दिया तो इसका तो कुछ नहीं हुआ, पर फ्रेंड के लिए वो टैक्सेबल हो गया। उस दिन वैल्यू थी 10 लाख। क्या फ्रेंड को अदर सोर्स में एज ए गिफ्ट 6 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा? क्या उस फ्रेंड को, जैसे मान लीजिए ये बात ले लेते हैं 2006 की है, ये 2016 की है। 2016 में जब उसके फ्रेंड को गिफ्ट मिला 10 लाख की प्रॉपर्टी, ठीक है, तो क्या उसको 10 लाख पे टैक्स देना होगा? 6 लाख पे नहीं, 10 लाख पे। क्या उसके फ्रेंड को 10 लाख पे टैक्स देना पड़ा होगा? बिल्कुल, क्योंकि उसको 10 लाख का घर मिला है विदाउट एनी कॉस्ट। तो 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट हो गया, तो 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट होते ही टैक्सेबल होते हैं। समझ रहे बात की? ठीक है। अब ये बंदा जब इस घर को सोल्ड करेगा, समझ रहे बात? मान लीजिए ये सोल्ड करता है 15 लाख, तो क्या 15 लाख फिर से टैक्सेबल हो जाएंगे या 4 लाख कॉस्ट लेंगे? अगर मैंने प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली यहाँ पे, ठीक है, तो एक बार इंडेक्सेशन छोड़ते हुए देखें तो 11 लाख पे टैक्स लग रहा है। क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे डबल टैक्सेशन हो गया? इस बंदे ने पहले 10 लाख पे टैक्स दे दिया, अभी 11 लाख पे टैक्स दे देगा, टोटल 21 लाख पे टैक्स लग गया। तो क्या होता है, अगर ये गिफ्ट टैक्सेबल है, मैंने आपको बताया हुआ है, क्लास में करवाया हुआ है, अगर ये गिफ्ट टैक्सेबल है तो जो वैल्यू आपने यहाँ कंसिडर करी होती है गिफ्ट की वैल्यू निकालने के लिए, एफएमवी जो कंसिडर करी होती है ना, वो कॉस्ट बन जाती है आगे के लिए। तो आगे फर्दर 5 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। ओवरऑल कितने पे टैक्स लगा देखो, 10 पे गिफ्ट पे रूप में टैक्स दे दिया आपने, 10 लाख पे आपने गिफ्ट के रूप में टैक्स दे दिया और 5 लाख पे आपने कैपिटल गेन के रूप में टैक्स दिया, तो टोटल 15 लाख पे लगा। और वैसे भी आपके हैंड में क्या आया, 15 लाख आया। समझ रहे? तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन होगा सी, स्टाम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज कंसिडर व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स 56 to 10। 56 to 10 में जब आपने गिफ्ट कैलकुलेट किया होगा तब जो वैल्यू ली होगी वो कैपिटल गेन वाले हेड के लिए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150 क्या कह रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर थ्रू ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो कौन से सेक्शन में कवर होगा? एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1038। अच्छा, ये क्वेश्चन पुराना है, ठीक है। 37 नहीं होगा, 111 में कवर नहीं होगा, इसमें शॉर्ट टर्म आते हैं और लॉन्ग टर्म में भी नहीं आएगा क्योंकि वो 112 में आता है। आंसर इसका चारों में से कोई भी नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है, इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। इसमें 2 सेक्शन लगेंगे, एक लगेगा 1038 और एक लगेगा 112, जिसमें क्या है ओवरऑल कि अप टू ₹1 लाख ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है, और जो बैलेंस पार्ट होगा वो टैक्सेबल होगा एट द रेट 10%। मतलब
1 लाख तक का कैपिटल गेन तो टैक्स फ्री है और 1 लाख से ऊपर का कैपिटल गेन आपके लिए 10% की रेट से टैक्सेबल। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर होंगे बेटा और आपको मदद मिली होगी। मैं आशा करता हूँ आपको फायदा हुआ होगा हमारे वीडियो से। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनकी भी मदद हो जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।